ऑनलाइन जुड़े सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। मैं सुनीत गौतम, उप प्रबंधक सहकारिता प्रशिक्षण विभाग एनडीडीबी आनंद में काम करता हूं। एनडीडीबी द्वारा आयोजित एनडीडीबी संवाद में आप सबका स्वागत है। एनडीडीबी संवाद के माध्यम से हम पशुपालन एवं दूसरे जो पशुपालन से जुड़े लोग हैं उनके लिए हमेशा 2020 से नई जानकारी प्रदान करते आए हैं। हमारा आज का जो सत्र है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फील्ड सुपरवाइजर है। इस विषय पे जानकारी देने के लिए हमारे बीच यहाँ उपस्थित है श्री राहुल प्रजापति, जो कि केरा मिल्क यूनियन में अमूल डेयरी जिससे जाना जाता है उसमें काम करते हैं, आनंद से हैं। श्री राहुल प्रजापति ने बीकॉम, एलएलबी और एमबीए इन कॉर्पोरेशन की डिग्री हासिल की है। श्री राहुल प्रजापति बहुत ही कम समय में मिल्क प्रोक्योरमेंट हेड बन गए थे। इन्होंने बॉटम से लेकर के टॉप लेवल तक, एज अ हेड लेवल तक की सारी पोजीशन इन्होंने में रह चुके हैं ये, तो इनका अनुभव हर लेवल पे रहा है। इन्होंने डीसीएस को 100% बीएमसी और 100% एएमसी बनाने में इनका काफी योगदान रहा है यहाँ आनंद के डीसीएस में। इनका इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस में पार्टिसिपेशन भी रहा है और साथ ही साथ इन्होंने 2 कंट्री जैसे जापान और ईरान में भी प्रोजेक्ट किए हैं। और प्रोजेक्ट इनका इस पे था कि कैसे हम किसानों की आय बढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने उस पे भी काम किया है, ना कि हमारे देश में, दूसरे देशों में भी इन्होंने काम किया हुआ है। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री राहुल प्रजापति सर को कि वो हमें रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फील्ड सुपरवाइजर पे जानकारी दें। सर अब। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नवा वर्ष, नए साल की खूब खूब शुभकामनाएं। आज हम एनडीडीबी के साथ जुड़ के ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने जा रहा है जो सब्जेक्ट अपने आप में एक एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी एजुकेशन लाइन में जाएंगे, लेकिन डेयरी कोऑपरेटिव्स पर आपको ये सब्जेक्ट पे जानकारी लेने के लिए अगर आप एक्सपीरियंस पर्सन से सुनेंगे तभी आपको अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भलीभांति समझ पाएंगे। तो मैं फिर से खूब खूब धन्यवाद करता हूँ एनडीडीबी का, जिन्होंने अपने ये माध्यम से आप सबको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दिया है। तो मैं पहले तो आप सबका खूब खूब धन्यवाद, और आप सबको भी मैं खूब खूब बधाई देता हूं कि आज आप सब ऑनलाइन माध्यम से जुड़ के हमारे ये सब्जेक्ट को समझने को ट्राई कर रहे हैं। सर, इसमें हम देखेंगे कि सुपरविजन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जब हम बात करते हैं तो पहले तो अपने आप में हमें ये समझना होगा। तो अपने आप को जब हम केंद्र स्थान पर रखते हैं तभी हम समझ पाएंगे व्हाट एक्चुअली वी आर। तो अगर हम सुपरवाइजर से, तो हम किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में है, वो हमें अपने आप को पहले तो समझना होगा। तो चाहे तो किसी डिस्ट्रिक्ट यूनियन में काम कर रहे हैं या तो किसी स्टेट कोऑपरेटिव के साथ काम कर रहे हैं, तो अपने आप को पहले पोजीशन में ये समझिए कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन ने हमको चॉइस किया है या हमने उस ऑर्गेनाइजेशन को चॉइस किया है। तो ये समझने से अपने आप में हमारी प्रतिबद्धता, वो जानकारी परफेक्ट होगी कि हम कौन से लाइन पे काम करना चाहते हैं। तो अगर हम किसी डिस्ट्रिक्ट यूनियन में काम करते हैं तो सुपरवाइजर का रोल समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि एक्चुअली वो डिस्ट्रिक्ट यूनियन का वैल्यू लेवल क्या है, उनका एथिक लेवल क्या है। फार्मर की आय बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में काम करने के लिए एज ए सुपरवाइजर जब हमें चॉइस किया गया है तो हमारा खुद का वैल्यू लेवल कैसे ट्रांसप्लांट करेंगे। दूसरी चीज ये है कि हम जिसके लिए काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, लेकिन हमारे साथ काम करने के लिए अपने को नीचे दिए गए एम्प्लॉय में हमें कौन से एम्प्लॉय के साथ काम करना है। अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट यूनियन का मॉडल समझे तो हम डिस्ट्रिक्ट यूनियन में काम करते हैं, लेकिन हमारे नीचे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डीसीएस होता है, डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो लीगल एंटिटी के तौर पर भी अलग चीज है, उनके एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट भी अलग तरीके से हुआ होता है और उसके मालिक भी अलग है। फिर भी हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके उस ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ोतरी के लिए काम करना है। तो उसका वैल्यू लेवल समझ के हमें अपना नॉलेज, अपना कंसल्टेशन, अपना सुपरविजरी लाइन उस लेवल तक जाके समझ के उसको एडवाइस करना है। चलो ऊपर और नीचे तो समझ गए सर, लेकिन जब तक हम अपने दोनों बाहें, अपनी दोनों भुजाओं को नहीं समझते हैं तब तक हमारी ताकत का एहसास नहीं होगा। तो उसको भी संभालना उतना जरूरी होता है। पहले अपना राइट हैंड साइड पे देखे तो हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है हमारा कोर ग्रुप, जो कि हम मंडली में काम करते हैं। तो मैं अमूल का एग्जांपल देके आपको समझाऊं कि 1200 मंडली में अगर काम करना है तो कोई एक सुपरवाइजर नहीं होगा, अपने साथ पूरी सुपरवाइजर की फौज होगी।
तो उस फौज को अपने आप में समझना होगा कि उसकी ताकत भी क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसके साथ बातचीत करते रहना है और उसको भी प्रैक्टिकली समझना है कि उसने अपना ये डिसीजन किस तरह से मंडली पे इंप्लीमेंट किया है। उसको आगे अपने प्रेजेंटेशन में समझने को ट्राई करेंगे, लेकिन यहां तक समझना जरूरी है कि मेरी पड़ोस के जो भी मेरा सुपरवाइजर है, उसने जो डिसीजन लिया है तो उसके समय, संजोग और परिस्थिति के अधीन वो डिसीजन लिया है, तो उसको भी मुझे रिस्पेक्ट देना होगा और जब मेरी बारी आए तो उस डिसीजन में और ज्यादा अच्छा करके मैं क्या डिसीजन ले सकता हूं, वो भी एक समझना जरूरी है। सर, इतना करने पर हम अपने आप को भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम मंडली पे काम करते हैं तो घर से बाहर रहना पड़ता है, ज्यादातर हमें मंडली में कभी कभी नाइट होल्ड भी करना पड़ता है और ट्रैवलिंग, ऑफ कोर्स ट्रैवल करना पड़ता है बाय बाय टू व्हीलर और बाय फोर व्हीलर। लेकिन जब हम ये ट्रैवल करते हैं तो उस टाइम पे अगर हम अपना सेफ्टी प्रिकॉशन भूल जाते तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन को तो अपना एक एक्सपीरियंस बंदा जो है वो उसको उसका लॉस होता ही होता है, लेकिन अपनी फैमिली और अपने कोर ग्रुप के साथ से भी वो अपना एक एक्सपीरियंस पर्सन ऐसे ही चला जाता है। सेफ्टी की और अगर हम बात बताए तो आज खाने पीने का आप समझते हो कि जब आप घर से बाहर रहते हो तो कहाँ खाओगे, क्या पियोगे, वो भी अपने आप में वो हेल्थ के प्रति पूरा अगर कंसंट्रेशन नहीं करते तो आपका भार आपके ऑर्गेनाइजेशन को पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बार बार लीव सैंक्शन करना पड़ेगा, या तो आपकी हेल्थ की वजह से मंडली को भी भुगतना पड़ता है, आपकी फैमिली को भी भुगतना पड़ता है। तो सुपरवाइजर के तौर पर अगर अपने आप को पहले समझ लिया तभी हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे बाकी को हेल्प करने के लिए। तो बाकी को हेल्प करने के लिए ये पोजीशन हमें अपने आप में समझना है कि अगर हमें किसी को आनंद देना है, मतलब बर्गर या तो फिर सैंडविच का लुत्फ कोई कैसे उठा सकता है, अगर बीच में जो है चीज, बटर और वो सब चीज का अगर किसी को लुत्फ उठाना है तो उसको ऊपर का प्रेशर और नीचे का प्रेशर झेलना ही पड़ेगा। दो बन के बीच का जो प्रेशर अगर वो लेगा तभी कस्टमर सेटिस्फेक्शन दे पाएगा। आप समझ गए होंगे कि मैं जो कहना चाह रहा हूं कि एज ए सुपरवाइजर आप जब एपेक्स बॉडी आपकी क्या चाहती है, या तो डिस्ट्रिक्ट यूनियन या तो स्टेट यूनियन आपसे क्या करवाना चाह रही है, वो अपने आप में आप समझते हो तो उसको प्रेशर में लेना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इतना इजी नहीं होता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, जब डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर हमें डिजिटलाइजेशन के तौर पर अगर पेमेंट करने के लिए गांव तक जाना पड़ा तो वो गांव तक जाने में इतना फैसिलिटी नहीं था, लोगों के लिए वो फेस को एक्सेप्ट करना बहुत ही चैलेंज था। लेकिन अपने आप में ऊपर का प्रेशर झेलना सुपरवाइजर लेवल पर होता है और ऐसे ही प्रेशर नीचे से ऊपर तक आता है, नीचे से एक्सेप्टेशन नहीं होता है, उनका जो रिक्वायरमेंट होता है, उनका जो बेनिफिट होता है, वो उनको कभी कभी ये लगता है कि हमें इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। एज एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो बोले सीजन ठीक नहीं है, अपना कैटल फीड ठीक से नहीं मिल रहा है, या तो उसका प्राइसिंग लेवल ऊपर जा रहा है, अफोर्डेबल मिल्क रेट नहीं मिल रहा है, तो ऐसी बहुत से प्रेशर नीचे से ऊपर तक आएंगे। तो मैं सिंपल से ये बोल रहा हूं कि सुपरवाइजर यानी स्टेबिलाइजर, यस वी आर अ स्टेबिलाइजर, वी आर अ ट्रांसफॉर्मर। अगर ट्रांसफॉर्मर, फ्यूज या फिर स्टेबिलाइजर काम करना बंद कर देगा तो ऊपर का हाई पावर वोल्टेज नीचे चला जाएगा, या तो नीचे का हाई वोल्टेज ऊपर तक चले जाएगा, सर्किट पूरा ठीक से काम नहीं करेगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस एग्जाम्पल के तौर पर हम इतना समझ ले कि हम अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन करना चाहते हैं, अगर हम अपना रोल भली भांति निभाना चाहता है तो पहले हमें अपने आप में स्टेबिलाइजर का पोजीशन पे आना पड़ेगा। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन जब भी देता हूं तो मैं देता हूं, आई एम राहुल प्रजापति एंड आई एम स्टेबिलाइजर ऑफ अमूल, राइट, बिकॉज आई एम वर्किंग बिटवीन द यूनियन एंड डीसीएस। तो दोनों को अगर ऊपर उठाना है तो हमें अपना पोजीशन स्टेबिलाइजर करके ही आगे बढ़ना होगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप समझ गए होंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल सुपरवाइजर का इतना इजी नहीं है। तो वो करने के लिए पहले तो भली भांति अपने आप को तैयार करना होता है। वाई सुपरवाइजर, सर हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट यूनियन जो है एक अलग यूनियन है, डीसीएस है ये अलग यूनियन है।
है। यहाँ पर आप देखोगे तो हमने काउ टू कस्टमर एक हायरार्की रिप्रेजेंट करने को ट्राई किया है। जैसे कि काउ मिल्क देती है लेकिन मिल्क प्रोड्यूसर वो मिल्क लेके जाता है डीसीएस में। डीसीएस अपने आप में एक लीगल एंटिटी डिफरेंट है। वहां पे मैनेजमेंट कमिटी रहती है, रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं, चेयरपर्सन्स रहते हैं, जो कि मंडली के रियल एम्प्लॉयर है। और वहां पे जो एम्प्लॉय है उनके सेक्रेटरीज जो दूध भरते हैं, वो दूध भरना टेस्टर्स वो सब रहते हैं, वो डीसीएस के एम्प्लॉय है। तो दोनों का तालमेल मिलाने के बाद दूध मंडली जो है भली भांति अपना काम कर पाती है। लेकिन उनका जो प्रोक्योर किया हुआ दूध जब तक डिस्ट्रिक्ट यूनियन के साथ लिंकेज में नहीं आता है तब तक वो लिंक अधूरी है। तो डिस्ट्रिक्ट यूनियन के साथ आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट यूनियन में काम कर रहे हो तो उसकी लिंकेज में जब आते हो तो उन दोनों के बीच की जो पोजीशन रहती है वो सुपरवाइजर है। डिस्ट्रिक्ट यूनियन अगर हम देखें कि आनंद पैटर्न पे हम डीसीएस यूनियन एंड फेडरेशन करके बात करते हैं, लेकिन दिस इज द एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर। लेकिन जो स्ट्रक्चर अभी नए वजूद में आ रहे हैं या तो फिर अपने स्टेट में अपना ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके इस तरह से फार्मर को हेल्प करने के लिए जा रहे हैं, वहां पे अगर आप सुपरवाइजर्स का रोल नहीं समझोगे या तो सुपरवाइजर अपना खुद रोल नहीं समझ पाएगा, तब तक आनंद पैटर्न को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि जैसे हमने वो अपना ब्रेड वाला एग्जांपल देखा, यहाँ आप समझ लो कि अपने आप को फिट करिए डिस्ट्रिक्ट यूनियन और डीसीएस के बीच में। तो हमारा एक्चुअल रोल क्या रहता है? वाइल सुपरवाइजर यूनियन खुद डेवलपमेंट करने के लिए सुपरवाइजर्स की पोजीशन से मंडली को फैसिलिटेट करते हैं। तो क्यों करते हैं? कि उसका मेन रीजन ये रहता है टू एंश्योर डीसीएस अथॉरिटी टू बी परस्यूड। दूध मंडली का जो ऑब्जेक्ट है, जो कोऑपरेटिव का ऑब्जेक्ट है कि फार्मर को किस तरह से फैसिलिटेट करना है, वो इंस्पायर करने के लिए सुपरवाइजर्स का एक बड़ा रोल रहता है। दूसरा एक रोल रहता है कि इफेक्टिव मॉनिटरिंग डीसीएस एक्टिविटीज, अगर उसको सही तरीके से लीड नहीं किया जाता तो कभी कभी ऐसा होते हैं कि जो छोटे लीडर्स होते हैं, डीसीएस के जो चेयरमैन, उसको मैं छोटा लीडर इसलिए बोलूंगा कि वही अपने आप को डिस्ट्रिक्ट यूनियन के लीडर बनाते हैं। तो वहां पे उनको इफेक्टिवली अगर एडवाइस नहीं किया गया तो कभी कभी ऐसा होता है कि अपना जो एम्स, अपना जो विजन है, वहीं से वो लोग भटक जाते हैं। तो ये काम भी सुपरवाइजर का रहता है कि डीसीएस को किस तरह से यूनियन के साथ जोड़ के रखे। तीसरा चीज रहता है टू बी एंश्योर। क्यों? क्योंकि जब ये तो आदमी आदमी के बीच की काम है, और ऐसे संस्कृत में बोला गया है कि तुंडे तुंडे मती बिन्ना, राइट? हर एक का दिमाग अलग अलग चलता है। जब इतने आदमियों के भेजे एक साथ में काम करते हैं तो स्वाभाविक है वहां पे इफेक्टिवली वहां कॉन्फ्लिक्ट भी होगा। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे एंश्योर किया जाए, कि उनको अपना वर्क एफिशिएंसी कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इफेक्टिव करके डीसीएस को रिसोर्स का यूज किया जाए, वो काम भी सुपरवाइजर के दिमाग में रहना चाहिए। तभी जाके कोऑपरेटिव्स का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। अगर मैं आगे बोलूं तो रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि हमने बताया कि जब दो आदमी इकट्ठा होते हैं, दोनों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, तभी ये कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ तो हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनों की, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड डीसीएस। वहां पर हम बात करते हैं, अगर मैं अमूल की बात करूं तो 1200 1250 डीसीएस के साथ काम करते हैं, तो उनके 1200 लीडर्स है सर। तो अगर हम देखें कि ये पूरा आनंद पैटर्न है, डेमोक्रेटिक मॉडल पे बना हुआ होता है। जैसे कि हम कोऑपरेटिव प्रिंसिपल भी समझते हैं, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल में सबसे ज्यादा पहला फेज यही है कि हर एक को ओपन मेंबरशिप मिला है। वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना भी होता है, अपने विचार व्यक्त करने की भी अभिव्यक्ति रहती है। कहां पे हर एक के गोल अलग अलग हो सकते हैं, तो सबका गोल एक पर लाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह पॉजिटिव यूज करके अमूल जैसी एक विश्व स्तरीय जो हमारी संस्थान आज 77 इयर्स के बाद भी इतना अच्छा वर्क कर रही है, उसका नतीजा ये है कि कॉन्फ्लिक्ट जितना भी हो, लेकिन सबका विजन, सबका मिशन एक ही लेवल पर है कि हाउ टू सेटिस्फाई फार्मर, हाउ टू सेटिस्फाई काउ टू कस्टमर का जो लिंकेज है वो करने के लिए सुपरवाइजर को अपने आप में ये अपनी तैयारी करनी होती है। और बाकी रहता है टू इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जब हम कोऑपरेटिव की बात करते हैं तब ट्रांसपेरेंसी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल में भी यही बताया गया है, और वही ट्रांसपेरेंसी फार्मर के साथ, क्योंकि फार्मर्स जो अनपढ़ होते
चाहे तो फार्मर्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको अपने ये बिजनेस के बारे में नहीं पता है, तो उसको अवेयरनेस तक लेके जाने का जो जिम्मेदारी है वो सुपरवाइजर्स का रहता है। तो अपने आप को ये समझना बहुत जरूरी है, वाई सुपरविजन। तो हम सुपरवाइजर नहीं है सर, सुपरविजन ऐसे फैक्ट्री में होता है, किसी मशीन में होता है, मशीन ठीक से चलता है कि नहीं, जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट एग्जैक्टली मेरे डेमो के हिसाब से है कि नहीं, तो उसका नाम सुपरवाइजर है। सर यहाँ अपना डेफिनेशन हमें चेंज करना पड़ेगा। हम सिर्फ सुपरवाइजर्स नहीं है, बट वी आर ए कंसल्टेंट, वी आर ए एडवाइजर, वी आर ए फ्रेंड। सो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा, एज ए फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, सुपरवाइजर हैज टू वर्क विद द डीसीएस। तो ये रोल के साथ हम जब आगे बढ़ेंगे तभी ये पता चलेगा कि हम सुपरवाइजन कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। काफी मेरे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो बरसों पुराने एक्सपीरियंस पर्सन भी होंगे, तो उनको ये पता होगा कि ज्यादातर जो दूध मंडलीज है, जो ऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव्स है, वहां पर कैसे काम होता है। और ऐसे भी मेरे नए फ्रेंड होंगे जिनको अभी नया कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है, या तो फिर दूध ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करके अमूल जैसे पैटर्न को और आगे लेके जाने के लिए इंप्लीमेंट करना है। तो उन फ्रेंड्स के लिए मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। तो की रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं अगर बताऊं तो जो एस्टैब्लिश डीसीएस है, एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे डीसीएस एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सबसे बड़ा रोल है। वहां पे सबसे बड़ा रोल मैं इसलिए कहूंगा कि वहां पे उसको एंश्योर करना पड़ेगा कि मंडली के बायलॉज में जो लिखे गए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मंडली के एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, चाहे कि दो टाइप के हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट कमिटी एंड दूसरे एम्प्लॉय लेवल पर, मतलब अपना राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड, उसको हम और थोड़ा इजी करें कि अगर साइकिल हम चलाते तो साइकिल के दोनों पहिए वो सिर्फ साइकिल के हैं, तभी साइकिल ठीक से आगे चलेगी। अगर एक पहिया हमने स्कूटर का लगा दिया और एक पहिया हमने कार का लगा दिया तो उसको साइकिल नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ पे डीसीएस एडमिनिस्ट्रेशन में डीसीएस का जो सेक्रेटरी होता है, जो एम्प्लॉय चीफ है डीसीएस का, और चेयरमैन है डीसीएस का, वो चीफ है मैनेजमेंट कमिटी का, यानी वो रिप्रेजेंटेटिव है पूरे गांव का मिल्क प्रोड्यूसर का। इन दोनों का विजन एक लेवल पर आए, उनका ट्रांसपेरेंसी एक लेवल पर आए, तभी जाके वो मंडली प्रोग्रेस करेगी और तभी जाके डिस्ट्रिक्ट यूनियन का जो भी एम है उसको हम सक्सेसफुली आगे लेके जा सकते हैं। तो वहां पर हम ये एंश्योर करना पड़ेगा कि डीसीएस एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। तो ये रोल रहता है हमारा, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सुपरवाइजर्स के। जहां पे नए ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करने को है, इवन पुराने ऑर्गेनाइजेशन में भी ये रहता है कि नए नए पॉकेट्स एरिया ढूंढने पड़ते हैं। अभी मिल्क के साथ हम काम कर रहे हैं, तो कहां से मिल्क अवेलेबिलिटी हो सकती है, कहां पे ऐसे फार्मर्स है जिनको ये कोऑपरेटिव का फैसिलिटी अभी तक नहीं मिला है, उनको उनकी इनकम बढ़ोतरी के लिए हम अपने नए डीसीएस एस्टेब्लिश करके वहां से मिल्क प्रोक्योरमेंट किस तरह से ले, तो उनको किस तरह से जो अपने ऑर्गेनाइजेशन का फायदा भी दे। तो वहां पे डीसीएस एस्टेब्लिश को तो हम टारगेट करेंगे, तो ऐसे पॉकेट ढूंढना होगा, वहां पे फार्मर्स को फैसिलिटेट करना होगा, और ये मिल्क प्रोडक्शन के साथ वो अपनी आमदनी भी बढ़ाए, वो अपना इकोनॉमिक लेवल भी ऊपर ले जाए, और साथ साथ में हम जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसका इकोनॉमिकल बैलेंस, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, हाँ, जो डिमांड है मार्केट में मिल्क की, उसके सामने हमारा मिल्क का सप्लाई, मिल्क प्रोडक्ट का सप्लाई, ये दोनों बैलेंस करने के लिए डीसीएस एस्टैब्लिशमेंट वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक अलग रोल अदा करता है। तो अपने जो सुपरवाइजर्स फ्रेंड्स है उनको ये भी ध्यान रखना होगा कि ऐसे पॉकेट्स है, क्योंकि आज हम देखते हैं, पहले पुराने तौर पर ये था कि मिल्क प्रोड्यूसर्स जो थे वो सुबह 3-4 बजे उठ जाते थे। आज का मिल्क प्रोड्यूसर जो है रात को 12-1 बजे तक तो खुद फिल्म देखता है या तो किसी सीरियल में जुड़ा हुआ होता है, वो 3-4 बजे नहीं उठ पाता है। मतलब उसका नया जनरेशन अभी मॉर्निंग उसकी देरी से शुरू होती है, लेकिन उसको भी तो इकोनॉमिकल बैलेंस तो अपलिफ्ट करना ही करना है। तो इसको कैसे समझ के न्यू डीसीएस एस्टैब्लिशमेंट में पहले आदमी 5-6 किलोमीटर चल पाता था, आज हम देखते हैं कि नए जनरेशन में साइकिल, बाइक और ऐसे ऐसे संसाधन से तो उसको अपने घर से आधे किलोमीटर भी चलना नहीं है। तो उस जगह पे हम मिल्क प्रोड्यूसर को किस तरह से फैसिलिटेट करके डीसीएस का एस्टैब्लिशमेंट इस तरह से करके
हमारा दूध का प्रोडक्शन भी हमें मिले और फार्मर्स को हम फैसिलिटेट भी हो, ये चीज को भी ध्यान रखना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रेंड्स, थर्ड चीज जो है, जो कंटिन्यूएशन है, डीसीएस मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। इसको समझने के लिए हम और भी आगे स्लाइड्स देखेंगे, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर्स का डीसीएस एस्टैब्लिशमेंट, डीसीएस एडमिनिस्ट्रेशन एंड थर्ड जो चीज है डीसीएस मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। ये तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आपने समझ लिया तो लाइफ जिंगा लाला। अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया है तो मैं नहीं समझता हूं कि सुपरवाइजर अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहीं पे भी पीछे हट पाएगा। सर, अब प्रश्न यहां पर आता है कि जब एस्टैब्लिश डीसीएस है या तो फिर एस्टैब्लिश करने के लिए जा रहे हैं ऐसी डीसीएस है, वहां पे हमारा रोल, सर आपने तो बताया हम सुपरवाइजर्स नहीं है, हाँ हम एडवाइजर है, हम कंसल्टेंट है, हम फ्रेंड है, हम फिलोसोफर है। जब हमारा रोल ये होता है तो यहाँ पे हमें क्या रोल अदा करना चाहिए? फ्रेंड्स, आप देखोगे मैंने लिखा है टू अंडरस्टैंड डिफरेंट इश्यूज विथ सॉल्यूशन। थोड़ा भार देके समझना सर, मैंने क्या बोला है? टू अंडरस्टैंड डिफरेंट इश्यू बट विथ सॉल्यूशन। अगर आप इश्यू समझते हो तो सॉल्यूशन उसका और कोई नहीं दे पाएगा सर, सिर्फ वो सॉल्यूशन आप ही दे पाओगे। क्यों? क्योंकि इश्यू आप समझते हो। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, टू अंडरस्टैंड डिफरेंट इश्यू विथ सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि आपको कंसल्टेशन करना है डेयरी कोऑपरेटिव्स में। सर आपने बहुत भारी वर्ड बोल दिया, इसको समझ नहीं पाते, तो मैं इसको और इजी करता हूं, इसको समझाने को ट्राई करता हूं कि इसको हमारा कंसल्टेंसी में किस तरह से हमें काम करना है। मैं छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। ये पिक्चर मैंने दिया है डीसीएस को, ये डीसीएस का फंक्शन डीसीएस है, वहां पे रूटीन एक्टिविटी है। फ्रेंड्स, आपने भी ये देखा होगा, सुबह शाम दूध मंडी में से फार्मर्स आते, दूध देके जाते, अपना पूरा एक्टिविटी चलता है। एज ए सुपरवाइजर, एज ए कंसल्टेंट, आप इस पिक्चर में आप इसको लाइव महसूस कीजिए कि आप किसी दूध मंडी में अभी खड़े हैं और ऐसा एक पिक्चराइजेशन चल रहा है। तो यहां पे मैं आपको बोलूंगा कि एज ए सुपरवाइजर, सर यू फाइंड आउट इसमें इश्यूज क्या है। सर मेरे प्रैक्टिकल जो लेक्चर्स होते हैं उसमें भी मैं ये सेशन करवाता हूं, यहाँ पर हम ऑनलाइन जुड़े हुए होते हैं, तो ये ऑनलाइन में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इश्यू मैं ही बताऊंगा, तो आप समझ गए होंगे कि मेरा पहला रूल्स क्या है, टू अंडरस्टैंड डिफरेंट इश्यू विथ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इश्यू कौन देख रहा है? इश्यू मैं देख रहा हूं, तो इसका सॉल्यूशन भी कौन देगा? मैं ही दूंगा। लेकिन अगर इसमें आपको कोई इश्यू दिख रहा है तो उसका सॉल्यूशन कौन दे पाएगा? एज ए एक्सपर्ट राहुल प्रजापति इसका सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर इश्यू आपको दिखा है तो उसका सॉल्यूशन भी आप ही के पास है। एग्जांपल देता हूं सर, यहां पे मुझे इश्यू लग रहा है कि ये एम्प्लॉय या तो फिर मिल्क प्रोड्यूसर का जो भी लाइन लगा हुआ है, इसमें एक बंदे को यहां पे ऐसे दूध इतना ऊपर जाके देना पड़ता है। अब जब उसने दूध दिया तो उसमें क्या वेट आया, वो वेट उसको नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि उसका जो डिजिटल जो लाइन है वो मेरे सामने है, लेकिन उस फार्मर के सामने नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूशन ये है कि मैं बोलता हूं कि वो जो डिजिटल जो डिस्प्ले है उसको मैं फार्मर के ओर ट्रांसफर कर दूं। दूसरा कि ये जो डेयरी डॉग ऊपर है उसको मैं किस तरह से नीचे लाऊं, या तो फार्मर को एक स्टेप बना दूं कि वो फार्मर उस स्टेप पे जाके उसमें दूध दे पाए। तो इसका जरूरी नहीं है कि मेरा ये सॉल्यूशन ही सही है। आप इसमें जो भी इश्यू देखते हो उसका क्या वैलिड सॉल्यूशन है वो आप खुद समझो, उस मंडली के कमिटी के साथ, उस मंडली के एम्प्लॉय के साथ आप डिस्कशन करो, उसको अवेयर करो और उनको ही पूछो कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से लाया जाता है। तो ऐसे ही तो कोऑपरेटिव बनता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि पहले एक स्टोरी आती थी गांव, हमने टीवी पर देखा होगा, एक मछली हजार मछली। सर यू रिमेंबर? सबको याद आ गया होगा। यस, वो छोटी सी मछलियों को समंदर पार करना था, लेकिन रास्ते में एक बड़ी मछली आती थी, सब समुद्र में से छोटी मछलियों को खा जाती थी। अब कैसे समुद्र को पार किया जाए? तो छोटी मछलियां बड़ी मछली के आकार में अपना आकार लेके वो ट्रांसफर हो गए। सर ये मैं बताना इसलिए चाह रहा हूं कि सबने अपना जो एम था, अपना लक्ष्य था, पहले फिक्स किया, उस लाइन पे चले। तो दिस इज द आनंद पैटर्न।
तो डीसीएस को अगर हम 1200 डीसीएस में आनंद के लिए समझता हूं, ऐसे साबर, बनास, पंचमहाल, अपने जितने भी मिल्क यूनियन से आज भी जुड़े हुए सुपरवाइजर से, मैं अगर सबको इकट्ठा करके अपने जीसीएमएफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन को एक बड़ी मछली समझता हूं, तो वो अपने आप में एक बड़ी मछली नहीं है। वी आर द कंट्रीब्यूटिंग इन बिग फिश। तो इसको भली भांति अगर हम समझते हैं तो हर एक कोऑपरेटिव को अपना रोल इसमें अदा करना होगा। तो वो अदा करवाने के लिए सुपरवाइजर्स का ये सबसे बड़ा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाउ टू अवेयर डीसीएस मैनेजमेंट, हाउ टू अवेयर डीसीएस मिल्क प्रोड्यूसर, कि वो अपना रोल समझे कि वो सिर्फ मिल्क प्रोड्यूसर नहीं है, बट वो अपने आप में एक अमूल है। तो ये काम करने के लिए इसको मैंने, ये आप शायद समझ ही गए होंगे कि मैं ये कहना चाह रहा था, टू अंडरस्टैंड डिफरेंट इश्यू विद सॉल्यूशन। हाँ, अगर आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो अपने हायर ऑफ से वो सॉल्यूशन ले आओ, लेकिन पहले अपना सुझाव खुद तैयार करो कि इश्यू है तो इसका सॉल्यूशन ये कर सकते हैं। तो इसीलिए तो मिल्क यूनियन बना है। सर, अगर हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे तो थोड़ा बहुत हमें नॉलेज भी लेना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारी मंडी पे इश्यूज समझने के लिए मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूं कि लेजिस्लेटिव जो इनडायरेक्टली अफेक्टिंग डेयरी कोऑपरेटिव्स में गवर्न जो हम करते हैं उसमें जो इफेक्ट है, अगर आप इसका लिस्ट भी देखोगे ना, तब अपने आप में एक टेंशन सा, मतलब अपने आप में एक महसूस करोगे, क्या सर हमें इतना सारा नॉलेज होना चाहिए? सर, वी आर ट्राइंग दैट। देखिए, कोऑपरेटिव रूल्स एंड रेगुलेशन। सर, अगर आप डेयरी कोऑपरेटिव्स को कंसल्ट कर रहे हो, आप उसको एडवाइस कर रहे हो, क्या इसका नॉलेज आपको होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए सर। तो ये अगर आपको पता है तभी तो आप किसी को एडवाइस करोगे, अदरवाइज क्या होगा? मेरे मित्र ने पूछा कि सर आप तो अमूल में काम कर रहे हो, हाँ, ये मेरी गाय को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मैंने बोला 1 लीटर टर्पेंटाइन तेल इसको पिला दो। हाँ, वो पिला दिया, भागते भागते आया, फिर भैया सर मेरी गाय तो मर गई। तो मैंने बोले मेरी भी कहाँ जिंदा रही थी? तो मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैं इसको शेयर कर रहा हूं तो कहां जाके रिजल्ट मिलेगा? तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि मुझे पहले किसी के पास से वो बड़ा सा एक्सपीरियंस लेना चाहिए, या तो मुझे उसको पास ऑन करना चाहिए कि भैया ये नॉलेज इन पर्टिकुलर पर्सन से लेके अपना डेवलपमेंट करो। तो ये रहता है अपने आप में इश्यू सॉल्यूशन का तरीका, और उसको पूरा अवेयरनेस पूरे फील्ड में स्प्रेड करना होता है। ये काम होता है सुपरवाइजर्स का, राइट। सेकंड चीज हम देखते हैं इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी। आज तो चलो मान लो सेल टैक्स नहीं है, लेकिन जीएसटी इनकम टैक्स का अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप बीसीएस को कैसे अवेयर करोगे? हर चीज रहती है, इंडस्ट्रियल एक्ट। सर ये तो बड़े बड़े वर्ड्स है फ्रेंड्स, क्या डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, एनवायरमेंटल लॉज, ये सब मंडी पे इफेक्ट नहीं करते हैं? हाँ, जो सिटीज लेवल पर, सर आपको भी पता होगा कि जब आप मंडली पे जनरेटर अगर एस्टेब्लिश करना है, आपको उसका पूरा सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, वरना गवर्नमेंट अथॉरिटी आपको परमिशन नहीं देगी। आपको अगर सोलर रूफ करवाना है तब भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा अंडर द इंडस्ट्रियल एक्ट एंड एनवायरमेंटल लॉज, राइट। ऐसे ही सर 4th लेवल पर देखे एम्प्लॉय रिलेटेड एक्ट। सर मैंने पहले ही बताया, एवरी डीसीएस इज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। उनके जो एम्प्लॉय है उनका रिलेशन मंडली के कमिटी के साथ एम्प्लॉय का है। तो एम्प्लॉय रिलेटेड एक्ट जो रहते हैं, जैसे कि लेबर के लिए सैलरी, ग्रेजुटी, पीएफ, लीव, बोनस, इन सब के डिस्प्यूट भी तो मंडली पे आते हैं, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ता है। 5th लेवल पर देखो, हम मिल्क के लिए काम करते हैं, तो फूड एंड क्वालिटी रिलेटेड एक्ट जैसे कि एफएसएसआई, आईएसओ, फूड सेफ्टी, हम समझ ही रहे हैं कि इसके लिए भी थोड़ा बहुत नॉलेज हमें होना चाहिए। 6th लेवल पर बोलते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंफॉर्मेशन एक्ट। सर ये भी तो मंडली पे इश्यूज आते हैं, इसको भी आपको भली बात समझना होगा, राइट। आगे देखते हैं तो इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, बड़े बड़े वर्ड्स है। क्या मंडली पे फ्रॉड्स नहीं होते? क्या मंडली के ताला नहीं टूटता है? क्या मंडली पे दो फाइट कम्युनिटी का नहीं होता है? तो अगर आपको इसका थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है, हाउ डू यू एडवाइस? आप डीसीएस को किस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे? सर आगे देखते हैं द ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रॉपर्टी एक्ट। मंडली खुद का मकान भी बनाती है, राइट। उनके लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट भी करने पड़ते हैं काफी चीजों के। तो अगर उनके लिए आपको अगर वो आपका कंसल्टेशन ठीक से नहीं कर पाते हो,
तो हाउ डू यू बिहेव एट डीसीएस एज ए सुपरवाइजर? माय फ्रेंड्स, आप देखिए अदर सोशल रूल्स एंड एक्ट्स, हम बोलते हैं बाहर गांव में बोली बदले। फ्रेंड्स, हम जहां पे काम करते हैं ऐसे इलाके में एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ऐसे रूल्स भी आपको फॉलो करने पड़ते हैं जो सोसाइटी के अनुरूप होते हैं, कम्युनिटी के अनुरूप रहते हैं। तो वो भी आपको समझ के उस हिसाब से आपको वहां पे फैसिलिटेट होना पड़ेगा। तो सोशल एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो हमने बात बताई, तो उस तरह से हम देखें तो इस इश्यू को अगर हम समझते हैं, तो अगर इश्यू को अगर हम समझ गए, तो मेरा पहला रूल्स आपके दिमाग में फिर से याद करवा दूं कि आपने अगर इश्यू को समझा है तो उसका सॉल्यूशन कौन दे पाएगा? फ्रेंड्स, आप ही दे पाओगे। तो उसके लिए मैं थोड़ा डीप में और लेके आपको जाता हूं कि कोऑपरेटिव इश्यू को अगर हम समझते हैं तो कोऑपरेटिव इश्यूज किस टाइप के हैं। जैसे कि मेंबरशिप का मतलब मेंबरशिप रिजेक्शन करना है, मेंबरशिप बनानी है, हाँ, इलेक्शन मंडली का होता है, या तो फिर बिजनेस रिलेटेड है, कम्युनिटी रिलेटेड है, हाँ, या तो वहां के लोकेशन कौन सी जगह पे मंडली बनानी है, वो सब अगर आपको इस टाइप के कम्युनिकेशन मंडली के साथ करने हैं, तो ये सब मैंने छोटे छोटे जो पॉइंट लिखे हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आपने भी फेस किए होंगे। कहीं पे आपने देखा होगा कि मंडली में इलेक्शन रिलेटेड का प्रॉब्लम हो गया है, मंडली का मकान मेरे अपने एरिया में बनाओ, उस एरिया में ना बनाओ, इस टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। तो उसके लिए आपको समझ के एडवाइस करना पड़ेगा। आगे देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग इश्यूज। सर, ये तो पूरा मतलब हमने कहाँ सीए किया हुआ है, हम कहाँ अकाउंट में मास्टर है, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए और बेसिक के हिसाब से आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बताता हूँ, टैक्सेशन है, फंड मंडी जो फंड मैनेज करती है उसका ऑडिट है, कैश का जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैश ट्रांजेक्शन होते हैं, डेप्स, सेल्स, लोन, रिकवरी, इस टाइप के इश्यूज में भी आपको मंडली के साथ रहकर उसको फैसिलिटेट करना पड़ता है। आगे जाके देखिए इंडस्ट्रियल इश्यूज रहते हैं। इंडस्ट्रियल इश्यूज में जैसे हमने देखा एनवायरमेंटल इश्यूज, रोड ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, इस टाइप के वाटर सप्लाई, सेफ्टी, ये सब में भी आपको उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जैसे मैंने आगे ही बताया, जैसे कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एम्प्लॉइज है तो उनके साथ डिस्प्यूट रहेंगे, लीव रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, क्योंकि हमारा दूध मंडली से 365 डेज उसको कंटिन्यूस करना है। उसको ना तो दीपावली आती है ना तो ईद आती है, राइट? कोई भी अपना गांधी जयंती है या तो 15 अगस्त है, जब तक गाय दूध देती है तब तक हमें अपनी दूध मंडली को चलाना है और उसको फैसिलिटेट करना है। तो इस टाइप के इश्यूज को भी आपको मंडली पे बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये करने के लिए पहले तो आपको तो जानकारी जरूरी है, राइट? तो ये सब इश्यूज में मुझे सिंपल आपको यही बताना है कि फूड क्वालिटी रिलेटेड भी इश्यूज जो हमने बात बताए, ऐसे आगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड जो मैंने बात बताया कि SC ST रिलेटेड जो इश्यूज मंडली पे रहते हैं उसको भी आपको समझना होगा, रूमर्स होता है इसको भी समझना होगा, इवन क्राइम्स जो होते हैं मंडली पे, तो क्राइम जैसे मैंने बताया, थेफ्ट, जो अभी हमने आगे भी चर्चा की, इस हिसाब से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी होता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी होता है। तो ये सबको आपको समझ के मंडली को ठीक तरह से एडवाइस करने के लिए थोड़ा बहुत लीगल नॉलेज आपको लेना बहुत जरूरी है। और उस नॉलेज के साथ जब आगे बढ़ते हो तब आप अदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एथिक्स वो आपको एक्सपीरियंस के साथ मिलेगा, और आप उसमें आगे जब जाओगे तो फिर तो आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ ये जैसे कि मंडली का इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज है, बैंकिंग रिलेटेड इश्यूज है, बिजनेस रिलेटेड इश्यूज है, इन सब में एज पर योर एक्सपीरियंस, एज पर योर एरिया, वहां पे आप खुद वो सीख के समझ के उनको उस टाइप का एडवाइस दे पाओगे। तो सर, ये हमने इतना सारा प्रॉब्लम देखा, तो ये सब हमने क्या देखा? सिर्फ इश्यूज ही देखे। सर, मुझे सुपरवाइजर्स का काम नहीं करना है, अब मुझे यहाँ से रिलीव कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैलेंज लेते हो ना तभी काम करने का मजा आएगा। अजय, अगर आप अपने आप को एज ए रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजर, एज ए रिस्पॉन्सिबल कंसल्टेंट अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहोगे ना, तभी तो आपको काम का मजा आएगा। हाँ, एक लड़की, 12 साल की लड़की अपने नन्हे भाई को लेके पावागढ़ पे ऐसे दौड़ रही थी। हाँ, तो मैं भी वहां था, मैंने उनको पूछा, अरे बेटी, तू इतना भार लेके क्यों ऊपर जा रही है? हाँ, क्यों दौड़ रही है? तो वो मुझे बोले, साहब ये वजन नहीं है, भार नहीं है, मेरा भाई है। मैंने फिर उसको पूछा, अरे बेटी, तू इतना भार लेके क्यों जा रहे? मेरा कहने का मतलब ये था कि तेरा जो भाई है उसका अपना खुद का एक वेट है,
तू भी अपना वेट लेके भी ऊपर जा रही है और उसको भी उठा के जा रही है, तू डबल वेट लेके ऊपर जा रही है, तो इतना भार लेके क्यों जा रही है? लेकिन उस लड़की ने मुझे उस टाइम पे समझा दिया कि साहब ये भार नहीं है, ये मेरा भाई है। तो फ्रेंड्स, एज ए सुपरवाइजर अगर आप ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आपका भार समझ के लेके जा रहे हो ना, तो राहुल प्रजापति की कोई जरूरत नहीं है सर। आप उसको आपका जब भाई समझ लोगे ना, तो वो भाई आपके वेट जितना भी हो गया ना, तभी आपको भार नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने आपकी ड्यूटी को अपना वर्शिप समझा है, अगर आपकी ड्यूटी को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा है, तो अपने आप का सोशल एथिक्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके खुद का वैल्यू अपने आप में उभर पर आ जाएगा। तब आप किसी भी इश्यूज को, किसी भी टाइप के प्रॉब्लम्स को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसीलिए मैंने बोला है हाउ टू एंश्योर विथ सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन के लिए एंश्योर करने के लिए यहाँ पर टाइम को देखते हुए हम इसको थोड़ा फास्ट लेंगे, क्योंकि एक अलग टॉपिक में हम इसका पूरा इंश्योरिटी का एक सब्जेक्ट लेते, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही खाली नहीं जाने दूंगा। तो वो मैं सिर्फ ये 5 उंगलियों में, क्योंकि मैंने जब शक्ति की बात बताई है, मैंने अगर कोऑपरेशन की बात बताई है, तो अगर मैं अपनी शक्ति का परिचय आपको नहीं दूंगा तो आप सॉल्यूशन कैसे करोगे? मैंने अपने आप में वो सॉल्यूशन लाने के लिए उसको 5 चीजों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहली उंगली, यस, DCS अवेयर फॉर देयर बिजनेस। एज ए सुपरवाइजर, एज ए कंसल्टेंट, अगर हम मंडली पे काम कर रहे हैं तो मंडली को अवेयर कीजिए उसके बिजनेस के लिए। वो किसी भी टाइप का बिजनेस हो, चाहे मिल्क बिजनेस हो, कैटल फीड बिजनेस हो, घी बिजनेस हो, या तो फिर कोई भी टाइप का सेल्स एंड परचेस हो। अगर मंडली अपने बिजनेस के प्रति अवेयर है, तो वो सस्ती महंगी, प्रॉफिट लॉस, या तो फिर धंधे का ऊपर नीचे, उसको देखने को सिखाओ, उसके प्रति उनको रिकंसिलिएशन की रीत सिखाओ, तो अपने आप में DCS आगे बढ़ेगा। दिस इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। Then the second responsibility is to DCS aware for their variable expenses. आपने धंधा तो सिखा दिया, लेकिन जो वो एक्सपेंसेस करता है, उस एक्सपेंसेस को किस तरह से उसको मेंटेन करके उसका बुक्स बनाया जाए, उसको देखा जाए, तभी तो उसको कंट्रोल कर पाएगा। वो वेरिएबल एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए भी उसके साथ बैठो, उसके साथ चर्चा करो और उसको अवेयर करो। सबसे बड़ी उंगली होती है थर्ड उंगली में ये बताना चाहूंगा, DCS अवेयर फॉर देयर फंड मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, ये DCS सिर्फ 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं है। आनंद पैटर्न में DCS स्टार्ट हुए फ्रॉम 1947 और आज 77 इयर्स के बाद भी वो मंडली भली भांति अच्छे से काम कर रही है, बिकॉज ऑफ द DCS आर अवेयर फॉर देयर फंड मैनेजमेंट। उसका जो भी फंड है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको किस तरह से DCS मैनेज करती है, उसके लिए भी आपको उसको अवेयर करना पड़ेगा कि दिस इज द लॉन्ग टर्म प्लान, एंड ये लॉन्ग टर्म प्लान को आप किस तरह से मैनेज कर पाओगे। सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेंड्स। द 4 थिंग्स इज DCS अवेयर फॉर DCS देयर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। मैंने पहले ही बताया, साइकिल के दोनों पहिए है, एक DCS मैनेजमेंट है और जो कि मैनेजमेंट कमिटी है, दूसरा उसका एम्प्लॉय है। दोनों को ये साथ में रखते हुए आपको ये समझाना होगा कि एज पर बायलॉज, एज पर द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, DCS को किस तरह से मैनेज कर पाते हैं। तो दोनों को साथ में रखते हुए आपको डे बाय डे उसका जो भी रिजोल्यूशन बुक है, या तो फिर एम्प्लॉय रिलेटेड उनका जो सैलरी, ग्रेजुटी रिलेटेड जो एक्सपेंसेस बुक है, ये सब को देखते हुए आपको हर मंडली वाइज आपका इश्यूज अलग होगा और उसका आपका सॉल्यूशन भी अलग से ढूंढना पड़ेगा। तो इसको भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। एंड 5th चीज है जो है थंब। सर, हमने 4 चीज जो देखी ना, मैंने ये क्यों बताया कि मैं अपना पूरा कोऑपरेटिव ताकत आपको देना चाहता हूं, क्योंकि विदाउट थंब इस मुट्ठी का कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए 5th जो है हमारा थंब है, DCS अवेयर फॉर सेटिस्फेक्शन फॉर DCS मिल्क प्रोड्यूसर। हम जिसके लिए काम करते हैं, जिसके लिए गांव में जाते हैं, वो सबसे बड़ा हमारे बेस में जो कोई है तो वो मिल्क प्रोड्यूसर है। मिल्क प्रोड्यूसर अगर सेटिस्फाइड नहीं है, ऊपर पूरा कितना भी इमारत आपका मजबूत होगा, लेकिन वो नींव अगर खराब हो गई तो आपका पूरा स्ट्रक्चर में कोई फायदा नहीं है। तो एज ए सुपरवाइजर्स आपको फार्मर के साथ उसको क्या उसको अच्छा है, क्या उसका प्रॉब्लम है, क्या उसको हेल्प कर सकते हो,
देखो, आप प्रॉब्लम पूछने जाओगे तो वो प्रॉब्लम ही बताएगा, लेकिन अगर आपने भी उसको पूछा कि ये प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ बताएगा। तो आपका रोल भी मंडली पे इस तरह रोल प्ले कीजिए कि आपका मिल्क प्रोड्यूसर सिर्फ कंप्लेनर ना हो, हाँ, बट वो अपने आप को अमूल समझ के अपने आप को उस स्ट्रक्चर में ढाले। तो ये 5 थंब रूल के साथ जब आप एंश्योर करते हो कि आप इस तरह से मंडली पे काम करना चाहते हो, मैं नहीं समझता कि एज ए कंसल्टेंट आप कहीं पे फेल हो सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने भी अपना एक्सपीरियंस डे बाय डे बढ़ाया है। आज मैं जब आपके साथ ये प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, तो इतने 20 सालों में इस कोऑपरेटिव में रहते हुए जो डे बाय डे सीखा हूं, उसमें मुझे ये लगा कि यहाँ पे एक छठी उंगली भी जरूरी है, जो कि गॉड गिफ्ट होती है, किसी को होती है, किसी को नहीं होती है, राइट। इसको भी अगर आप पॉजिटिवली देखते हो, तो मैंने भी वो छठी उंगली यहाँ डालने को ट्राई किया है। तो अपने ये थंब रूल में मैं ये 6 एडवाइस आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा। अगर आप इसको इस तरह से देखते हो, तो शायद आप आपके कोऑपरेटिव को और भी अच्छी तरह मैनेज कर पाओगे। ये चीज है टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, adopting different technology for cooperation between Indian to DCS and even DCS to farmer, मुझे ये नहीं लगता है कि आपने जो 5 सोच जो रखी है उसको आप भली भांति मैनेज नहीं कर पाओगे। सर, बहुत इजी चीज है एडॉप्शन ऑफ एएमसीएस, जैसे कि बताया कि कंप्यूटराइजेशन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफरेंस करने से फार्मर सेटिस्फाइड, डीसीएस सेटिस्फाइड, काफी चीजों का वहां पे प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है। बीएमसी जैसे कि टाइमिंग, पेरिसेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में अगर आप टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते हो, तो मंडी का फाउंडेशन तो स्ट्रांग होगा ही होगा, लेकिन क्वालिटी लेवल पर भी आप अपने आप को ऊपर उठा सकते हो। जैसे कि डीजी सेट, कहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और आपको मिल्क कलेक्शन वहां से करना है, या तो सोलर, इसमें और काफी चीज आप जोड़ सकते हो, काफी चीज इनमें और आप आपका खुद का भी जोड़ सकते हो। लेकिन मैं यहां से बताना चाहूंगा कि अंडर द कोऑपरेशन, अंडर द आनंद पैटर्न, आप टेक्नोलॉजी को किस तरह से डिफरेंट एंगल पे लेके जाके फार्मर तक हेल्प कर सकते हो, उस चीज को आप जब एडॉप्ट करोगे, ये आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, आपको किसी को ये नहीं बताना पड़ेगा, यार आप सुपरवाइजर को आपको इतना भी पता नहीं चलता है, ये कोई नहीं पूछेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप खुद ही इतने इनिशिएटिव हो जाओगे, आप खुद ही इतनी आपकी ताकत से फार्मर के हेल्प करने के लिए तैयार हो जाओगे, तो फार्मर भी हैप्पी रहेगा, आपका टॉप मैनेजमेंट भी हैप्पी रहेगा। सो दिस इज द 5 थंब रूल्स। आई थिंक दैट इस सेशन के बाद आप सब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं पे पढ़ने की जरूरत है या तो फिर कहीं पे और देखने की जरूरत है। सिर्फ मैंने जो लिस्ट बताए थे, उस लिस्ट को थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, इसमें आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। दिस इज जस्ट अ कंटेंट फ्रेंड्स। हाँ, मैं एक ही सब्जेक्ट में पूरे आपको हर एक चीज के लिए नहीं सिखा सकता हूँ। मान लो कि आपको कोऑपरेटिव एक्ट में ज्यादा समझ नहीं आती है, आप उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। आपको ये लग रहा है कि इंडियन पिनल कोड में अगर आपको दिक्कत आ रही है, उसमें ज्यादा आपका एक्सपीरियंस लेने को ट्राई कीजिए। आपको अकाउंटिंग में अगर प्रॉब्लम है, फिनांस में प्रॉब्लम है, आप उसमें थोड़ा डीप में जाइए। आजकल अभी एबनॉर्मल मिल्क के लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स कहीं पे देखने को मिलते हैं। तो आप केमिस्ट नहीं हो, लेकिन आपको मिल्क कंटेंट तो पता होनी चाहिए, फैट, एसएनएफ, लैक्टोज, किस तरह से मिल्क कंटेंट बना हुआ है, किस तरह से उसका मतलब जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी मेजरमेंट होता है, इसको आपको समझ आनी चाहिए। जब आप क्वालिटी मेजरमेंट समझते हो, तभी तो आप फार्मर को भी एडवाइस करोगे और कोई मतलब एबनॉर्मलिटी है उसको भी आप कंट्रोल कर पाओगे। तो मुझे आशा है कि ये सब करने के बाद आप रोज रोज रिस्पॉन्सिबिलिटी में अब आप आपके ऑर्गेनाइजेशन को आप खुद बता पाओगे कि सर, एज ए सुपरवाइजर आई एम रेडी टू प्ले माई रोल। जैसे कि अमिताभ बच्चन है ना, वो कहीं पे कौन बनेगा करोड़पति का रोल तो अदा करता ही करता है, लेकिन अगर उसको कहीं पे भिखारी का रोल अदा करना पड़ा ना, हाँ, तो वही अमिताभ बच्चन सूट निकाल के वो 2 मिनट के बाद अपना रोल प्ले उसमें भी इतना ही भली भांति अच्छा करता है ना, तब जाके तालियां बजती है, तब जाके वो सुपर डुपर फिल्म होती है। तो अभी आपका रोल, मैंने सिर्फ सुपरवाइजर कंसल्टेंट का रोल बताया है, यू प्ले योर रोल है। ताली तो अपने आप बजेगी, आप खुद आपके लिए ताली बजाओ, मैं अपने लिए ताली बजाता हूं, आप खुद अपने लिए ताली बजाओ। दैट वी प्ले अवर रोल एज जस्ट लाइक अमिताभ बच्चन।
राइट। तो फाइंडिंग्स, जैसे मैंने बताया कि फाइंडिंग्स के साथ आपको सॉल्यूशन तो खुद ढूंढना पड़ेगा, तो मैंने कुछ ऐसे अपने लिए फाइंडिंग्स रखे थे, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो इस फाइंडिंग्स को विद सॉल्यूशन अगर आपको कहीं पे चांस मिलता है तो मंडली पे आप अगर इंप्लीमेंट करते हो तो आपकी कोऑपरेटिव और बढ़िया हो सकती है। सो दिस इज जस्ट अ नटसेल। यहाँ पे हम अपना सेशन खत्म करते हैं। आपने जो मुझे यहाँ पे ये मौका दिया, एनडीडीबी ने ये जो प्लेटफॉर्म दिया, मेरे ऑर्गेनाइजेशन, मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर, मेरे चेयरमैन, उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए जो अप्रूवल दिया और मुझे ये अपने आप को यहाँ रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सेशन बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही सरल भाषा में आपने इसके बारे में बताया। सेशन जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पे था, साथ ही साथ हमें मोटिवेशन भी काफी मिल गया इससे, और मुझे लगता है कि सभी प्रतिभागी जो हमारे से जुड़े हुए हैं उन्हें भी बहुत मोटिवेशन मिला इससे। सबसे खास बात जो आपने अलग अलग तरीके से बताया, जैसे कि ब्रेड का एग्जांपल लिया, बर्गर लिया, साइकिल के बारे में बताया कि एक सुपरवाइजर का रोल खाली उसका दोनों के बीच में लेके काम करना है उसे, तो ही वो चीज बहुत इफेक्टिव हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, हम चीजें जो अच्छी अच्छी देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं वहां पे, तो कॉन्फ्लिक्ट को भी हमें साथ में लेके चलना है, उसे कैसे हम टैकल कर सकते हैं। क्योंकि ये यहीं पे नहीं रुके, हमने इश्यूज पे भी देखा क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं डीसीएस से लेकर के जो सुपरवाइजर फेस कर रहे हैं इशू। और फिर आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सोल्यूशन उन्हीं से पूछो, अगर प्रॉब्लम पूछोगे तो प्रॉब्लम बताएंगे, उनसे सोल्यूशन पूछो, सोल्यूशन मिल जाएगा, वो सोल्यूशन पे हम काम कर सकते हैं। सो इसके साथ साथ रूल्स एंड रेगुलेशन में रह के भी वो चीज करना है, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ रूल्स पे चले जाओ, उसके लिए जो लीगल्स बने हुए हैं, जो कानूनी तरीके हैं, उस तरह काम करना पड़ता है। तो हमें विद इन कैसे काम करना है, तो हमें बहुत सी जानकारी मिल गई इसके बारे में, काफी हमारे लिए बहुत उपयोगी रहेगी। तो फिर से मैं एक बार सर का धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद सर। और प्रतिभागियों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।